दोस्तों क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में लेटेस्ट सीपीयू है, रैम भी बहुत ज्यादा है, फिर भी जब आप छोटे मोटे काम करते हो जैसे वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट खोलना तो सब कुछ आसानी से हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप कोई गेम खोलते हो या कोई एडिटिंग ऐप ओपन करते हो तो आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप स्लो हो जाता है या फिर हैंग हो जाता है। दोस्तों ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह होती है ग्राफिक्स कार्ड की कमी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में ग्राफिक्स कार्ड को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड सिर्फ ग्राफिकल डेटा ही प्रोसेस नहीं करता, बल्कि आज के समय में न्यूरल नेटवर्क, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे कामों में भी बहुत उपयोगी है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्राफिक्स कार्ड किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है, कितने प्रकार का होता है और यह कैसे काम करता है। और इस वीडियो के अंत तक आप यह समझ जाएंगे कि ग्राफिक्स कार्ड को आपको अपने सिस्टम में क्यों और कितना लगाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ग्राफिक्स कार्ड होता क्या है। तो दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड एक हार्डवेयर यूनिट होता है जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट लगे होते हैं। इसका काम आपके सिस्टम के वीडियो और ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करके स्क्रीन पर दिखाना होता है। दोस्तों कोई ग्राफिक्स कार्ड को वीडियो कार्ड कहता है, कोई ग्राफिक्स अडेप्टर कहता है, तो कोई वीडियो कंट्रोलर भी कह देता है, बट बात एक ही है। ग्राफिक्स कार्ड बड़े डिवाइसेस में लगे होते हैं जैसे होम डेस्कटॉप, गेमिंग पीसी, डेटा सेंटर इत्यादि। जो छोटी और पतली डिवाइसेस होती हैं जैसे मोबाइल और वेरी स्लिम लैपटॉप लाइक मैकबुक, इनमें ग्राफिक्स इनके मदरबोर्ड में ही इंटीग्रेटेड कर देते हैं, जिसे एसओसी यानी सिस्टम ऑन चिप्स का कंसेप्ट कहते हैं। हालांकि लैपटॉप में एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड यूज हो सकता है और कैसे ये हमने इस वीडियो में आगे बताया है, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों ग्राफिक्स कार्ड अपने आप में एक पूरी यूनिट होता है, लेकिन ग्राफिक्स को प्रोसेस करने का जो असली काम होता है वह एक छोटी सी चिप करती है जो ग्राफिक्स कार्ड के अंदर लगी होती है, जिसे जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। दोस्तों जैसे कंप्यूटर में डेटा प्रोसेस करने का काम सीपीयू करता है, वैसे ही ग्राफिक्स कार्ड में ग्राफिक्स को प्रोसेस करने का काम जीपीयू करता है। सीपीयू भी एक छोटी सी चिप होती है जो मदरबोर्ड पर लगी होती है और मदरबोर्ड पर लगे बाकी सभी कंपोनेंट सीपीयू को सपोर्ट करने के लिए होते हैं, जबकि एक्चुअल प्रोसेसिंग का काम केवल सीपीयू ही करता है। बिल्कुल इसी तरह ग्राफिक्स कार्ड में प्रोसेसिंग का काम केवल जीपीयू करता है, जिसे हम ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, जबकि ग्राफिक्स कार्ड के बाकी सभी पार्ट इस जीपीयू चिप को सपोर्ट करने के लिए लगे होते हैं। ग्राफिक्स कार्ड में कौन कौन से पार्ट लगे होते हैं और वो क्या काम करते हैं, यह सब हम आगे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों अब सवाल आता है कि जब सीपीयू और जीपीयू दोनों ही प्रोसेसिंग का काम करते हैं तो सारा काम सीपीयू ही क्यों नहीं कर सकता, फिर जीपीयू की क्या जरूरत पड़ गई। तो दोस्तों जीपीयू दरअसल बाद में बना, शुरू में सिर्फ सीपीयू ही होता था और उसी के अंदर एक छोटा सा हिस्सा जीपीयू के रूप में मौजूद होता था। यह छोटा सा इनबिल्ट जीपीयू छोटे मोटे ग्राफिकल काम को संभालता था, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्राफिक्स को प्रोसेस करना और सिंपल 2D गेम चलाना। उस समय यह जीपीयू सीपीयू के अंदर ही इनबिल्ट लगा होता था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा ग्राफिक्स भी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते चले गए, 3D गेम आने लगे और वीडियो क्वालिटी 4K और 8K तक पहुंच गई। अब ऐसे हैवी ग्राफिकल कामों के लिए सीपीयू के अंदर लगा छोटा सा जीपीयू काफी नहीं रहा। इसी वजह से डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड बनाए गए। जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है कि ग्राफिक्स कार्ड ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करके स्क्रीन पर दिखाने का काम करता है। यही कारण है कि ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत पड़ी और ग्राफिक्स कार्ड पिक्चर में आया। तो दोस्तों बेसिकली ग्राफिक्स कार्ड मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड, एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड वो होते हैं जो लैपटॉप या मोबाइल के मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट कर दिए जाते हैं, यानी कि जीपीयू चिप भी सीपीयू चिप की तरह ही मदरबोर्ड में लगा दी जाती है। इनमें अलग से कोई ग्राफिक्स कार्ड नहीं लगता, क्योंकि ग्राफिक्स कार्ड इन स्लिम डिवाइसेस में लगाने के लिए काफी बड़ा हो जाता है। और दोस्तों ये इनबिल्ट जीपीयू चिप सिस्टम की ही रैम को एज ए बी रैम यूज करते हैं। जीपीयू के लिए अलग से कोई और रैम नहीं दी होती है। जीपीयू और सीपीयू दोनों मदरबोर्ड में ही लगी रैम को यूज करते हैं। दोस्तों बी रैम क्या होती है यह हम आगे इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो दोस्तों इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड मुख्य रूप से छोटे मोटे कामों के लिए ही उपयोग में आते हैं, जैसे सामान्य वर्क, इंटरनेट ब्राउजिंग, बेसिक एडिटिंग। और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स कार्ड के एग्जांपल की बात करें तो जैसे इंटेल एसडी ग्राफिक्स, इंटेल यूएसडी ग्राफिक्स और एएमडी बेका ग्राफिक्स, जो ज्यादातर मदरबोर्ड के अंदर ही इनबिल्ट होते हैं और सिस्टम की ही रैम का उपयोग करके ग्राफिक्स को प्रोसेस करते हैं। बट दोस्तों एप्पल की डिवाइसेस में उसके खुद के बनाए हुए कस्टमाइज्ड जीपीयूज होते हैं, जो उनकी स्लिम डिवाइसेस जैसे मैकबुक, आईफोन और आईपैड के मदरबोर्ड में ही इनबिल्ट होते हैं। दोस्तों अगर डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो यह एक अलग हार्डवेयर होता है जो मदरबोर्ड के पीसीएलई स्लॉट में लगाया जाता है। डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड की अपनी बी रैम यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसी वजह से सीपीयू पर लोड नहीं आता। सीपीयू अपनी अलग रैम यूज करता है और जीपीयू अपनी अलग रैम यूज करता है, जो ग्राफिक्स कार्ड पे ही लगी होती है, और ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी हाई रहता है। इस टाइप के ग्राफिक्स कार्ड का उपयोग हाई एंड गेमिंग, वीडियो एडिटिंग, 3D रेंडरिंग, एनिमेशन, एआई तथा मशीन लर्निंग जैसे भारी कामों के लिए किया जाता है। दोस्तों यही वो ग्राफिक्स कार्ड है जिसकी गेमिंग पीसी और प्रोफेशनल वर्कस्टेशन और डेटा सेंटर में सबसे ज्यादा डिमांड होती है। और अगर एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड की बात करें तो यह थोड़ा एडवांस कंसेप्ट होता है। एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड एक एक्सटर्नल बॉक्स में आता है जो लैपटॉप के थंडरबोल्ट पोर्ट के थ्रू कनेक्ट होता है। इसका उपयोग ज्यादातर उन डिवाइसेस में किया जाता है जिनमें डेडिकेटेड
ग्राफिक्स कार्ड लगाना पॉसिबल नहीं होता, जैसे थिन लैपटॉप, फॉर एग्जांपल मैकबुक। दोस्तों एक्सटर्नल ग्राफिक्स कार्ड काफी कॉस्टली होते हैं और ये सभी लैपटॉप में सपोर्ट भी नहीं करते, लेकिन इनकी मदद से एक नॉर्मल सा लैपटॉप भी हाई एंड गेमिंग और हैवी एडिटिंग करने लगता है। तो दोस्तों अब चलिए पहले सीपीयू और जीपीयू के बीच में डिफरेंस समझ लेते हैं, ताकि आपको दोनों के बीच का बेसिक डिफरेंस समझ आ जाए, क्योंकि सीपीयू और जीपीयू दोनों ही प्रोसेसिंग करते हैं। तो चलो पहले इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं कि दोनों किस किस टाइप की प्रोसेसिंग करते हैं। जीपीयू भी सीपीयू की तरह ही प्रोसेसिंग करता है, लेकिन इसका आर्किटेक्चर खास तौर पर ग्राफिक्स प्रोसेसिंग करने के लिए बनाया गया होता है। मतलब सीपीयू एक जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है जो पूरे सिस्टम के सारे काम को संभालता है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, सॉफ्टवेयर रन करना, कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना और अलग अलग टास्क को एक के बाद एक हाई स्पीड पर करना। सीपीयू के अंदर 2 से लेकर 24 तक फिजिकल कोर होते हैं और साथ में वर्चुअल कोर थ्रेड भी होते हैं जो मल्टीटास्किंग को और ज्यादा एफिशिएंट बना देते हैं। वहीं जीपीयू एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है जो एक ही प्रकार के हजारों टास्क एक साथ यानी पैरेलली परफॉर्म करने के लिए बना होता है। जीपीयू के अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल कोर होते हैं जो एक ही टाइप की कैलकुलेशन के को बड़े डेटा पर एक साथ प्रोसेस करते हैं। इसी वजह से जीपीयू ग्राफिक्स रेंडरिंग, 3D मॉडलिंग, वीडियो एडिटिंग और एआई ट्रेनिंग जैसे वर्कलोड में सीपीयू से कई गुना तेज होते हैं। तो जहां सीपीयू मल्टीटास्किंग में एक्सपर्ट है, वहीं जीपीयू पैरेलल प्रोसेसिंग में मास्टर, और ये सब होता है डिफरेंट आर्किटेक्चर के टाइप के वजह से। अब दोस्तों अगर जीपीयू की हिस्ट्री की बात करें तो यह काफी पुरानी है। जीपीयू का इतिहास कंप्यूटर ग्राफिक्स के एवोल्यूशन से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत 1970 से मानी जाती है। शुरुआत में जीपीयू सिर्फ सिंपल 2D ग्राफिक्स के लिए बनाए गए थे, लेकिन समय के साथ साथ ये 3D रेंडरिंग और गेमिंग के लिए काफी एडवांस होते चले गए। 1970 और 80 के दशक में आर्केड गेम्स और अर्ली पीसी जैसे अटारी 2600 बेसिक ग्राफिक्स चिप का इस्तेमाल करते थे। 1981 में आईबीएम ने CGA यानी कलर ग्राफिक्स एडेप्टर लॉन्च किया, जो सबसे पहला कलर ग्राफिक्स कार्ड माना गया। यह 320x200 रेजोल्यूशन पर सिर्फ 4 कलर दिखा पाता था। फिर 1984 में EGA यानी इनहेंस्ड ग्राफिक्स एडेप्टर आया, जिसमें 16 कलर्स थे और बेहतर रेजोल्यूशन 640x350 का सपोर्ट मिला। फिर 1987 में BGA यानी वीडियो ग्राफिक्स एरे आया, जिसमें 640x480 रेजोल्यूशन पर 256 कलर्स का सपोर्ट मिला और ये उस टाइम का इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बन गया। 1996 में 3DFX बोडो जैसे ग्राफिक्स कार्ड आए, जिन्होंने रियल 3D ग्राफिक्स की शुरुआत और गेमिंग की दुनिया पूरी तरह बदल दी। फिर 1997 में एनवीडिया रीवा 128 लॉन्च हुआ, जिसमें 2D और 3D ग्राफिक्स को एक ही चिप में कंबाइन कर दिया गया। 1999 में एनवीडिया GeForce 256 आया, जिसने जीपीयू शब्द को पॉपुलर किया और हार्डवेयर ट्रांसफॉर्म एंड लाइटिंग यानी T&L सपोर्ट इंट्रोड्यूस किया। और आज के मॉडर्न जीपीयू जैसे एनवीडिया और AMD DirectX, OpenGL, AI और रेंडरिंग और 4K 8K ग्राफिक्स जैसे हैवी टास्क को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि आज के समय में कौन कौन सी कंपनी ग्राफिक्स कार्ड बना रही हैं और उनका एवोल्यूशन ईयर वाइज कैसे हुआ। तो दोस्तों मैंने इसका एक टेबल तैयार किया है, जिसे मैं वीडियो में ऑन स्क्रीन मेंशन कर रहा हूं। अब चाहे तो इस टेबल सेक्शन को वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं, जिससे आपको यह क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ग्राफिक्स कार्ड की दुनिया में कौन सी कंपनी किस लेवल पर स्टैंड करती है। दोस्तों यह रही वो टेबल, इसको आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। अब दोस्तों टेबल देखने के बाद चलिए एनवीडिया और AMD की पॉपुलर ग्राफिक्स कार्ड सीरीज के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ये दोनों कंपनीज काफी पॉपुलर हैं। इससे आपको यह भी क्लियरिटी मिल जाएगी कि कौन सी सीरीज गेमिंग के लिए बेटर है, कौन सी सीरीज प्रोफेशनल वर्क के लिए बेटर है और कौन सी सीरीज AI रेंडरिंग और मशीन लर्निंग जैसे हैवी टास्क को हैंडल करती है। और दोस्तों यहीं पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उठता है कि अगर आज का जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के साथ साथ AI रेंडरिंग और मशीन लर्निंग जैसे एडवांस टास्क भी संभाल सकता है, तो फिर कंपनीज AI स्पेशलाइज्ड चिप्स क्यों बनाते हैं, जैसे TPU, NPU आदि ये सब क्यों बनाते हैं। इसी सवाल का जवाब हम आगे इस वीडियो में डिटेल में समझने वाले हैं, ताकि आपको जीपीयू और AI चिप्स के बीच का रियल डिफरेंस भी पूरी तरह से क्लियर हो जाए। दोस्तों आज की तारीख में मुख्य रूप से 2 कंपनीज ग्राफिक्स कार्ड बनाती हैं, एनवीडिया और AMD। एनवीडिया अपनी GeForce और RTX सीरीज के लिए मशहूर है, जबकि AMD अपनी Radeon सीरीज के लिए जानी जाती है। ये दोनों कंपनीज एंट्री लेवल से लेकर हाई एंड तक अलग अलग रेंज के परफॉर्मेंस वाले ग्राफिक्स कार्ड ऑफर करती हैं। दोस्तों जब एक ग्राफिक्स कार्ड बनता है तो उसमें सिर्फ जीपीयू चिप ही नहीं होती, बल्कि उसके साथ कई और कंपोनेंट्स भी लगे होते हैं, जैसे VRAM, PCB, VRM, कूलिंग सिस्टम, बायो चिप्स और पावर कनेक्टर्स। तो अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि एनवीडिया और AMD जैसी कंपनीज ये सभी कंपोनेंट्स खुद बनाती हैं या फिर केवल जीपीयू चिप ही बनाती हैं। तो दोस्तों एनवीडिया और AMD मुख्य रूप से जीपीयू चिप को डिजाइन करती हैं, लेकिन ज्यादातर केस में वे पूरा ग्राफिक्स कार्ड यूनिट खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। जीपीयू चिप का डिजाइन एनवीडिया या AMD करती है, लेकिन उसकी एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग ज्यादातर TSMC या सैमसंग
सैमसंग जैसी सेमीकंडक्टर कंपनीज करती हैं। दोस्तों यहाँ पे जो मैंने TSMC बोला है, इसका फुल फॉर्म होता है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। यह एक ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो दुनिया की सबसे बड़ी चिप मैन्युफैक्चरिंग फाउंड्री कंपनी मानी जाती है। इसका काम होता है दूसरी कंपनीज के डिजाइन किए हुए चिप्स को फिजिकली मैन्युफैक्चर करना। चिप डिजाइनर कंपनीज की बात करें तो जैसे AMD, एप्पल, एनवीडिया, क्वालकॉम इत्यादि। अब सवाल आता है कि पूरे ग्राफिक्स कार्ड को कौन बनाता है? तो दोस्तों इसके लिए AIB यानी कि एड इन बोर्ड पार्टनर्स होते हैं, जैसे आसूस, MSI, गीगाबाइट, जोटा, सफायर, पावर कूलर इत्यादि। ये कंपनीज एनवीडिया या AMD से GPU चिप खरीदती हैं और फिर उसका इस्तेमाल करके पूरा ग्राफिक्स कार्ड बनाती हैं, जिसमें PCB डिजाइन, कूलिंग सिस्टम, पावर डिलीवरी सिस्टम और फाइनल असेंबली जैसे काम शामिल होते हैं। अब अगर बाकी कंपोनेंट्स की बात करें तो VRAM यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी एनवीडिया या AMD नहीं बनाती, बल्कि सैमसंग, माइक्रोन और SK हाइनेक्स जैसी कंपनीज बनाती हैं। इसी तरह VRM यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, कंपोनेंट, पावर डिलीवरी पार्ट्स अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज बनाती हैं। और कूलिंग सिस्टम यानी कि फैन, हीट सिंक, हीट पाइप्स AIB पार्टनर्स डिजाइन करते हैं या अलग वेंडर से बनवाते हैं। बायोस या फर्मवेयर चिप भी आमतौर पर फ्लैश मेमोरी मैन्युफैक्चरर द्वारा बनाई जाती है। हालांकि एनवीडिया और AMD कभी-कभी अपने रेफरेंस ग्राफिक्स कार्ड भी बनाते हैं, जैसे एनवीडिया फाउंडर्स एडिशन या AMD के रेफरेंस कार्ड, लेकिन इनकी मैन्युफैक्चरिंग भी कई बार थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर द्वारा ही की जाती है। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में कहें तो एनवीडिया और AMD मुख्य रूप से चिप डिजाइन करती हैं, मतलब चिप का ब्लूप्रिंट, फिजिकल आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर लेवल आर्किटेक्चर डिफाइन करते हैं और बाद में GPU चिप के मैन्युफैक्चरिंग का काम TSMC यानी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या सैमसंग फाउंड्री जैसी कंपनीज करती हैं। और VRAM यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी सैमसंग, माइक्रोन और SK हाइनेक्स जैसी मेमोरी कंपनीज बनाती हैं, जबकि VRM यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल, VRM कंपोनेंट्स जैसे मॉसफेट, चोक्स और कैपेसिटर अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज बनाती हैं, जैसे इन्फियोन, विशी, ऑन सेमीकंडक्टर आदि। और बायोस या फर्मवेयर चिप विनबॉन्ड, मैक्रोनिक्स या गीगाबाइट जैसी कंपनीज बनाती हैं। इसके अलावा ग्राफिक्स कार्ड में पावर कनेक्टर होते हैं जो PSU से पावर लेते हैं और डिस्प्ले आउटपुट पोर्ट्स होते हैं जैसे HDMI पोर्ट, डिस्प्ले पोर्ट, जिनके कनेक्टर्स अलग हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स सप्लाई करते हैं। और PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, कूलिंग सिस्टम यानी फैन, हीट सिंक और हीट पाइप, ये सब AIB पार्टनर बनाते हैं, जैसे आसूस, MSI, गीगाबाइट, जोटा, सफायर, पावर कूलर आदि। और बाद में ये AIB पार्टनर्स कंपनीज ही पूरा ग्राफिक्स कार्ड असेंबल करती हैं और अपना कस्टम डिजाइन भी बनाती हैं। अब दोस्तों अगर एनवीडिया की सीरीज की बात करें तो GeForce सीरीज में एनवीडिया के कंज्यूमर ग्राफिक्स कार्ड आते हैं जो गेमिंग और जनरल टास्क में अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। वहीं एनवीडिया की RTX सीरीज GeForce का एक एडवांस्ड वर्जन होती है जिसमें रे ट्रेसिंग और AI बेस्ड फीचर मौजूद होते हैं। RTX कार्ड में स्पेशल हार्डवेयर होते हैं जो रियल टाइम लाइटिंग, शैडोज और रिफ्लेक्शन को ज्यादा रियलिस्टिक बनाते हैं। इसी वजह से जो भी GPU AI रेंडरिंग और मशीन लर्निंग जैसे कामों में यूज होते हैं वो ज्यादातर RTX सीरीज के होते हैं, क्योंकि RTX कार्ड में AI के लिए स्पेशली टेंसर कोर दिए जाते हैं जो मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे कामों में काफी मददगार होते हैं। इसी कारण प्रोफेशनल लेवल AI और डेटा सेंटर एनवायरनमेंट में RTX सीरीज या फिर क्वाड्रो सीरीज या फिर एनवीडिया A सीरीज का इस्तेमाल किया जाता है। अब दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं, GPU और AI चिप जैसे TPU यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट या NPU यानी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट दिखने में काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनमें एक बेसिक डिफरेंस होता है। GPU मुख्य रूप से ग्राफिक्स प्रोसेसिंग के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, लेकिन थोड़ा बहुत AI वर्कलोड भी संभालता है। वहीं AI चिप्स जैसे TPU यानी टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट पूरी तरह AI वर्कलोड के लिए स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर होते हैं। TPU गूगल द्वारा बनाया गया एक कस्टम चिप है जो खास तौर पर मशीन लर्निंग मॉडल्स और AI वर्कलोड को रन करने के लिए डिजाइन किया गया है। गूगल TPU का इस्तेमाल अपने क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI और मशीन लर्निंग जैसे वर्कलोड के लिए करता है। और दोस्तों ये टेंसर कोर क्या होता है और ये GPU के अंदर कैसे काम करता है, यह हम आगे इस वीडियो में GPU का वर्किंग प्रिंसिपल समझते समय डिटेल में जानेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। दोस्तों अब बात करते हैं कि ग्राफिक्स कार्ड किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है। दोस्तों दिखने में तो यह एक यूनिट लगता है, लेकिन दरअसल ये कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना होता है। दोस्तों इसका सबसे बड़ा कंपोनेंट होता है PCB यानी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसी बोर्ड पर ग्राफिक्स कार्ड के सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं। दोस्तों PCB का काम होता है सभी पार्ट्स जैसे GPU, VRAM, VRM, बायो चिप्स, डिस्प्ले पोर्ट्स जैसे HDMI पोर्ट्स, डिस्प्ले पोर्ट, और पुराने समय में ये DBI और BGA पोर्ट्स लगे होते थे। कूलिंग सिस्टम यानी फैन, हीट सिंक, हीट पाइप और पावर कनेक्टर्स को एक जगह जोड़ना और इलेक्ट्रिसिटी तथा डेटा फ्लो को मैनेज करना। PCB को हम ग्राफिक्स कार्ड का स्केलेटन या बैकबोन भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी चीजें इसी पर माउंट होती हैं। दोस्तों जिस तरह कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है और उस पर CPU, RAM, कूलिंग फैन आदि माउंट होते हैं, उसी तरह ग्राफिक्स कार्ड में भी GPU के
लिए पीसीबी उसका मदरबोर्ड की तरह ही काम करता है, जिस पर सारे पार्ट्स लगे होते हैं। ग्राफिकल डेटा को प्रोसेस करने का काम सिर्फ जीपीयू करता है, जो बीच में लगी एक छोटी सी चिप होती है, और बाकी सारे पार्ट्स इस जीपीयू को सपोर्ट करने के लिए लगे होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में प्रोसेसिंग का काम सिर्फ सीपीयू करता है और बाकी पार्ट्स केवल उसे सपोर्ट करने के लिए लगे होते हैं। तो दोस्तों, ग्राफिक्स कार्ड के सेंटर में जीपीयू यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट लगी होती है, जो सारी प्रोसेसिंग का काम करती है, जैसे गेम के ग्राफिक्स कैलकुलेट करना, वीडियो रेंडरिंग करना, 3D मॉडल, शैडोज, लाइटिंग को प्रोसेस करना। सीपीयू सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देता है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस को विजुअल आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम ये जीपीयू चिप ही करती है। और इस जीपीयू चिप के पास ही VRAM यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी लगी होती है। यह जीपीयू के लिए टेम्परेरी मेमोरी होती है, जिसमें प्रोसेसिंग के दौरान डेटा टेम्परेरीली स्टोर होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप कोई गेम ओपन करते हैं तो एक लोडिंग स्क्रीन आती है। उस समय गेम के ग्राफिक्स वगैरह इसी VRAM में स्टोर हो रहे होते हैं, इसलिए VRAM जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा डेटा इसमें स्टोर हो सकता है। इसी वजह से आप सुनते हैं कि यह ग्राफिक्स कार्ड 4 GB का है, यह ग्राफिक्स कार्ड 6 GB का है और यह 8 GB का है। तो उस समय बात इसी VRAM की हो रही होती है। VRAM जितने GB की होगी, ग्राफिक्स कार्ड उतने ही GB का कहलाएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं VRM की। तो VRAM यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के चारों तरफ VRM यानी वोल्टेज रेगुलेटर मॉड्यूल लगे होते हैं। इनका काम होता है PSU से आने वाली पावर को कंट्रोल करके GPU को सेफ और स्टेबल वोल्टेज देना। अगर VRM वीक हुआ तो GPU अनस्टेबल हो जाएगा, क्रैश करेगा या ओवरहीटिंग करेगा। इसलिए हाई क्वालिटी ग्राफिक्स कार्ड में VRM डिजाइन बहुत स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करता है। दोस्तों, अब आते हैं पावर कनेक्टर पर। इनका काम होता है PSU से एक्स्ट्रा पावर को लेकर GPU तक पहुंचाना, क्योंकि हैवी गेमिंग या रेंडरिंग के समय ग्राफिक्स कार्ड को स्टेबल पावर मिलना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, ग्राफिक्स कार्ड के अंदर एक छोटी सी चिप होती है जिसे बायो चिप कहते हैं। यह GPU का फर्मवेयर होता है। इसका काम होता है GPU का स्टार्टअप कंट्रोल करना, क्लॉक स्पीड और पावर लिमिट डिफाइन करना और कार्ड को प्रॉपर्ली इनिशियलाइज करना। सिंपल शब्दों में कहें तो यह GPU की ऑपरेटिंग रूल बुक की तरह होता है। आउटपुट के लिए ग्राफिक्स कार्ड पर HDMI पोर्ट और डिस्प्ले पोर्ट लगे होते हैं, जो आज के टाइम में लेटेस्ट हैं, जबकि पुराने जमाने में ग्राफिक कार्ड पर DVI और BGA पोर्ट लगे होते थे। दोस्तों, जब इतने सारे कंपोनेंट्स लगे होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और इतनी सारी प्रोसेसिंग होती है, तो GPU काफी हीट जनरेट करता है। इसी वजह से GPU और दूसरे कंपोनेंट्स को ठंडा करने के लिए ऊपर एक कूलिंग सिस्टम लगा होता है, जिसमें फैन, हीट सिंक और हीट पाइप होते हैं, जो मिलकर GPU की हीट को बाहर निकालते हैं। अगर कूलिंग अच्छी नहीं हुई तो GPU थ्रोटल करेगा या फिर डैमेज भी हो सकता है। दोस्तों, GPU और CPU का मेकिंग प्रोसेस एक जैसा ही होता है, बस दोनों का आर्किटेक्चर में डिफरेंस होता है। और अगर आप GPU और CPU की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और आर्किटेक्चर को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अब समझते हैं कि GPU आखिर काम कैसे करता है। GPU यानी ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट का मेन काम होता है CPU से मिलने वाले इंस्ट्रक्शंस को ग्राफिकल आउटपुट में बदलना। जब भी आप कोई गेम, वीडियो एनिमेशन या 3D एप्लीकेशन रन करते हैं तो CPU सबसे पहले GPU को इंस्ट्रक्शंस भेजता है कि क्या ड्रा करना है, कहाँ ड्रा करना है और कैसे ड्रा करना है। GPU इन इंस्ट्रक्शंस को लेकर लाखों छोटे छोटे कैलकुलेशन एक साथ करता है। दोस्तों, सारी प्रोसेसिंग करने के लिए GPU के अंदर मुख्य रूप से 3 तरह के कोर होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं। नंबर 1 होते हैं सैडर कोर यानी CUDA कोर्स। AMD में इन्हें स्ट्रीम प्रोसेसर कहा जाता है, जो वही काम करते हैं। दूसरे होते हैं RT कोर यानी रे ट्रेसिंग कोर और तीसरे होते हैं टेंसर कोर यानी AI कोर। दोस्तों, जैसा कि मैं पहले ही CPU और GPU के कंपैरिजन में बता चुका हूँ कि GPU के अंदर थाउजेंड्स ऑफ कोर होते हैं जो एक साथ एक ही टाइप की डेटा को पैरेलली प्रोसेसिंग करते हैं। इन कोर्स में सबसे ज्यादा काउंट सैडर कोर या CUDA कोर्स का होता है, उसके बाद टेंसर कोर और सबसे कम काउंट RT कोर यानी रे ट्रेसिंग कोर का होता है। बट रे ट्रेसिंग कोर का साइज सबसे बड़ा होता है। दोस्तों, सैडर कोर्स या CUDA कोर्स का काम होता है पिक्सेल्स का कलर कैलकुलेट करना, टेक्सचर अप्लाई करना, वर्टिक्स को प्रोसेस करना और शैडोज तथा लाइटिंग की कैलकुलेशन करना। वर्टिक्स GPU और 3D ग्राफिक्स का एक बेसिक पॉइंट होता है जो किसी ऑब्जेक्ट का कॉर्नर या पोजीशन डिफाइन करता है। इसके पास पोजीशन X, Y, Z के साथ साथ कलर, टेक्सचर, कोऑर्डिनेट्स और लाइटिंग से जुड़ा एक्स्ट्रा डेटा भी हो सकता है। 3 वर्टिक्स मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं और ऐसे बहुत सारे ट्रायंगल मिलकर पूरा 3D मॉडल बनाते हैं। GPU ग्राफिक्स पाइपलाइन की शुरुआत में वर्टिक्स डेटा को प्रोसेस करता है, जिसे वर्टिक्स शैडर हैंडल करता है। सिंपल वर्ड में वर्टिक्स 3D ग्राफिक्स का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है और इसके बिना किसी भी 3D ऑब्जेक्ट का शेप बनाना पॉसिबल नहीं है। जब कोई इमेज या फ्रेम बनता है तो हर पिक्सल का कलर, ब्राइटनेस और पोजीशन शैडर कोर ही डिसाइड करते हैं। इसी वजह से शैडर कोर जितने ज्यादा होंगे GPU उतनी फास्ट ग्राफिक्स प्रोसेस करेगा। दोस्तों, अगर RT कोर्स यानी रे ट्रेसिंग कोर की
की बात करें तो इनका काम होता है कि लाइट कहाँ से आ रही है, ऑब्जेक्ट से टकराने के बाद कैसे रिफ्लेक्ट होगी, शैडो कैसे बनेगी और गिलास या वाटर जैसी सरफेस पर रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा। यह सब कैलकुलेट करना आरटी कोड्स का काम होता है। आरटी कोड्स की वजह से ही लाइटिंग ज्यादा रियलिस्टिक, शैडोज ज्यादा नेचुरल और रिफ्लेक्शन ज्यादा रियल लगते हैं। इसी कारण मॉडर्न गेम में ग्राफिक्स ऑलमोस्ट रियल लाइफ जैसे दिखने लगे हैं। दोस्तों, अगर टेंसर कोर की बात करें तो टेंसर कोर जीपीयू के एआई स्पेशलाइज्ड कोर होते हैं। इनका काम होता है मशीन लर्निंग, कैलकुलेशन करना, डीप लर्निंग मॉडल्स रन करना, एआई बेस्ड अपस्केलिंग जैसे डीएलएसएस यानी डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग और नॉइज रिडक्शन और इमेज इनहेंसमेंट। टेंसर कोर की मदद से जीपीयू कम पावर में बेहतर परफॉर्मेंस देता है और लो रेजोल्यूशन इमेज को हाई रेजोल्यूशन जैसा बना देता है। इसी वजह से एआई रेंडरिंग और मशीन लर्निंग टास्क में टेंसर कोर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जितने भी एआई स्पेशलाइज्ड चिप होते हैं वे टेंसर कोर बेस्ड ही होते हैं। दोस्तों, अब समझते हैं कि इमेज एक्चुअल बनती कैसे है। जब आप कोई गेम स्टार्ट करते हैं तो गेम की दुनिया 3D मॉडल, ऑब्जेक्ट, टेक्सचर्स और लाइटिंग डेटा के रूप में जीपीयू को भेजी जाती है। जीपीयू सबसे पहले 3D मॉडल्स को छोटे छोटे ट्राइएंगल्स में तोड़ता है क्योंकि जीपीयू ट्राइएंगल को आसानी से प्रोसेस कर सकता है। इसके बाद शैडर कोर हर ट्राइएंगल के शेप, कलर, टेक्सचर और लाइटिंग को कैलकुलेट करते हैं। फिर जीपीयू हर ट्राइएंगल को पिक्सल्स में कन्वर्ट करता है और हर पिक्सल्स का फाइनल कलर डिसाइड करता है। इसी प्रोसेस को रेस्टराइजेशन कहा जाता है। दोस्तों, 3D ग्राफिक्स बनाने के लिए जीपीयू 3 चीजों पर काम करता है: जियोमेट्री यानी ऑब्जेक्ट का शेप और स्ट्रक्चर, लाइटिंग यानी लाइट सोर्स, शैडो और रिफ्लेक्शन, और टेक्सचर मैपिंग यानी ऑब्जेक्ट की सरफेस कैसी दिखेगी। जीपीयू इन तीनों को कंबाइन करके रियलिस्टिक 3D स्कैन बनाता है और उसे फ्रेम बाय फ्रेम रेंडर करता है। एक सेकंड में जीपीयू 60 फ्रेम्स या फिर 120 फ्रेम्स या फिर उससे भी ज्यादा फ्रेम्स जनरेट कर सकता है। जब एक फ्रेम पूरी तरह तैयार हो जाता है तो जीपीयू उसे बी रैम यानी वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी में स्टोर कर देता है। इसके बाद वही फ्रेम HDMI या डिस्प्ले पोर्ट के थ्रू मॉनिटर तक भेजा जाता है जहां हमें फाइनल इमेज दिखाई देती है। तो दोस्तों, सिंपल शब्दों में कहें तो जीपीयू सीपीयू से इंस्ट्रक्शंस लेता है, कैलकुलेशन करता है, इमेज बनाता है और उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। इस तरह यह सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने ग्राफिक्स कार्ड और उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझा। अगर आप सीपीयू की कंप्लीट गाइड देखना चाहते हैं जैसे सीपीयू आर्किटेक्चर, कैश मेमोरी, कोर, थ्रेड्स, सीपीयू एंड जीपीयू मेकिंग प्रोसेस, तो उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही कमेंट में जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।